नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है आरंभिक नगर। दोस्तों, हर बार 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 और जब तक मेरी जिंदगी में अंतिम जान रहेगी तब तक मैं कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान में अगर एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये सीरीज आपके लिए अमृत का समान है, उससे थोड़ा सा भी कम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, कोई पढ़ाता है तो सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, अपनी जिंदगी में उपयोग नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए बार बार फेल हो जाते हैं। उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती है। इसी सीरीज को पढ़ाने के लिए पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में लोग लाखों रुपया देते हैं, लाखों। उसके बाद भी ऐसा नहीं पढ़ाता वो। सही बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, आत्मा पे हाथ रख के कह रहा हूं। और जब मैं आपको इतनी मिन्नत से सच बता रहा हूं, जितनी भी बातें एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं, इस समय ऑफलाइन हमारी क्लास चल रही है, उसके बाद समय निकाल के आपसे आके आपको आसान भाषा में बच्चों की तरह पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, समझाता हूं, इवन नोट भी बनवाता हूं, क्वेश्चन आंसर भी लिखवाता हूं। उसके बाद भी आप जुड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं क्या कहूं, यह आपकी किस्मत या बदनसीबी। दो ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को आज चुनोगे वही आपका कल होगा। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग घटते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जो बीच रास्ते में हम आपको छोड़ देंगे। और फिर चाहे लाख मुझे बुरा भला बोल लो आप, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। क्योंकि खता पिछले बार भी आप ही ने किया था, इस बार भी आप ही कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं तो क्या फायदा चिल्लाने से। सोचो ना, ऑफलाइन क्लास ले लें तो वहां पैसा भी मिलता है, यहां मुझे कौन सा क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता यहां। लेकिन यहां आपका प्यार मिलता है, आपकी दुआ मिलता है उन बच्चों के लिए जो सच में गांव में एकदम छोटे से झोपड़ी में बैठ के हमारी आवाज सुन के सीखते हैं, समझते हैं, आगे आने वाले जनरेशन को सिखाते हैं। यह हमारे लिए उन पैसों से कई ज्यादा मायने रखता है, कई ज्यादा मायने। दोस्तों, अगर मुझे कुछ आपको देना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, जितना ज्यादा हो सके, ताकि और लोगों को इससे मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को आगे बढ़ाएं। इससे पहले बता दें दोस्तों, हमारी संस्था में ऑप्शनल हिस्ट्री ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्ट है, सोशियोलॉजी स्टार्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट है, एलएसडब्ल्यू स्टार्ट है, जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, हिंदी लिटरेचर, एवरीथिंग सबके ऑप्शनल स्टार्ट है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 9334710148। चलिए दोस्तों, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आरंभिक नगर यानी शुरुआत के नगर के बारे में जानते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत, ये दो कैरेक्टर का नाम इस बार आया हुआ है। अपने घर के पास की गलियों में क्रिकेट खेल रहे थे, गली में ही क्रिकेट जैसे आप लोग खेलते हैं। बस कुछ नहीं करिएगा, हम एनसीईआरटी को आपको उस महासागर में ले जाके गोता लगवाने वाले हैं, जहां से बस शांति से रहिएगा और धारा आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी। शांति से आपको रहना है, धारा मेरी आवाज है, आपको आगे बढ़ाती चलेगी। गली में क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। जो खंडहर था एकदम पुराना सा, जहां कोई रहने वाला नहीं है, छोटा छोटा दीवार भी टूट रहा है, उस खंडहर को देखने के बाद तारीफ कर रहे थे। जिस गली के बच्चे भूतहा घर उसे कह रहे थे कि इसमें भूत निवास करता है। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला तो देखो, इसके आर्किटेक्चर तो देखो, मकान की कला तो देखो, क्या है, गजब का है। क्या आपने कहीं लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत से घर की सुरक्षा रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें, ताकि ये घर सुरक्षित रह सके। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो रहा है। क्या ऐसा वजह है इस खंडहर में, इस भूतहा घर में, कि लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसमें उनका लगाव है, इसमें उनका दिलचस्पी है। आइए थोड़ा सा समझते हैं। हड़प्पा प्राचीन चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर बार 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 हर साल क्वेश्चन पूछता है यहां से, पेन पेपर और मैप। ध्यान रखिएगा, एटलस आपके आंखों के सामने होना चाहिए, मेरी आवाज के साथ साथ में तीनों चीज आपके पास होना चाहिए। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है,
अगर पुरानी इमारत को देखो तो चीख चीख के अपना इतिहास बताता है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पहली बार 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे हुए इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उसने सोचा कि ऐसा खंडर है जहां अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर हड़प्पा खंडरों के हजारों ईंटें को उखाड़ ले गए, हजारों ईंटें उखाड़ लिए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और इससे कई इमारतें को पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इसको उखाड़ने के चक्कर में कई ऐसे साक्ष्य थे जो नीचे दबे के दबे रह गए। क्लियर जा रहा दिमाग में ना बातें? इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। 80 साल पहले कुछ पुरातत्वविद थे जिन्होंने इस स्थल को ढूंढा। अब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। उसके बाद जितने भी छोटे छोटे पुराने इमारत मिले उन सबको हड़प्पा सभ्यता की इमारत से जोड़ा गया, उनकी चीजों से जोड़ा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुए। आज से जिस समय भी पढ़ रहे इतिहास में आपको सुना रहा हूं 21वीं सदी में, इससे पहले यानी 4700 साल पहले यह स्थल का खोज हुआ था। क्लियर हो गया? आइए आगे चलते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह पर नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपको लगना चाहिए कि जो पुरानी इमारत है उसे सुरक्षित रखना चाहिए? अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते ताकि मजा आ जाए, समझ में आ जाए। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांत से मिले हैं। इन सभी स्थलों को पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग का इस पे चित्र बना हुआ है, पत्थरों के बाट मिले हैं, मुहरे मिली हैं, मनके मिले हैं, मोतियों के माला, तांबे के उपकरण, पत्थर आदि यहां पे मिले हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? यहां से एक सेकंड के लिए आपको रोकता हूं, बस थोड़ा देर। आपको मैंने ये नहीं बताया कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बता देता हूं तो आप क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाता। अच्छा ये करना है सुजीत सर? देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े उपयोग होता था? अब आपको आगे का कॉन्सेप्ट में मिलेगा। क्लियर? दूसरा देखते हैं, तांबा, इसमें सुमेल करना, तांबा गुजरात, सोना अफगानिस्तान, टीन राजस्थान, बहुमूल्य पत्थर है। मैं गलत किया हूं, आपको सही करना है। तीसरा, हड़प्पा लोगों के लिए धातु, लेखन, पहिया, हल क्यों महत्वपूर्ण था? 50 शब्दों में लिखना है। चौथा क्वेश्चन, इस अध्याय में पकी हुई मिट्टी, जिसको टेरा कोटा कहा जाता है, जो मिट्टी पक जाती है, से बने सभी खिलौने की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों के लिए ज्यादा पसंद आए होंगे? कौन सा खिलौना है उसको बताना। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों को भोजन सामग्री सूची बनाओ। आज इनसे तुम क्या क्या खाते हो निशान लगाकर बताओ। यह भी 50 शब्दों में लिखना। नेक्स्ट है, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण को समझाइए, बताइए। क्लियर? आइए अब चलते हैं अपने पीछे के अध्याय पे ताकि आपको मजा आएगा। हाँ, इन नगरों की विशेषता क्या थी? आइए समझते हैं। जो नगर मिले हुए पुराने वाले, इनकी विशेषता क्या था? इन नगर में कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। कई ऐसे नगर थे जिनको 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था, याद रखिएगा, पश्चिम का भाग जो होता था वो छोटा होता था, लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिम का है, पश्चिम पूरब तो पता चल ही रहा, उत्तर दक्षिण तो पता चल ही रहा, इसमें कोई शक की बात है नहीं। पश्चिमी भाग जो होता था छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे बना होता था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वो निचले इलाके में बने होते थे। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, जबकि निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इन दोनों हिस्सों की 4 दीवारी की पकी हुई ईंट से बनाई गई थी। दोनों हिस्सों, चाहे वो पूर्वी इलाका जो ऊंचे स्तर पे बना हुआ था जिसको हम दुर्ग कह रहे थे, और निचली जो बड़े हिस्सों में था लेकिन वो नीचे वाले हिस्से में था जिसको निचला नगर कहा जाता, दोनों 4 दीवारियों की पक्की ईंट से बनी। कई बार क्वेश्चन पूछा, कई बार, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद भी आज भी उनकी दीवारें ज्यों का त्यों उसी तरीके से खड़ी थी। दीवार बनाने के लिए ईंट की चिनाई
इसी तरह से करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत रहे, खूब ताकतवर रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग कुछ खास इमारतों से बनाई गई थी। नगर दुर्ग को मिसाल तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो का जो तालाब था, जो चर्चा का विषय था, स्नानागार सुने ही होंगे, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार की उपाधि से उसे सुशोभित किया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पानी का रिसाव रोकने का काम प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ा दी गई, जिससे पानी जो है बह के बाहर ना निकल सके और दीवार मजबूती के साथ खड़ी रहे। इस सरोवर में दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ से सीढ़ी बनाई गई थी, चारों और कमरे बनाए गए थे, चारों तरफ से कमरे बने हुए थे। इसमें भरने के लिए पानी से मतलब पानी जो है कुएं से निकाला जाता था और फिर इस स्नानागार को भरा जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। उपयोग होने के बाद फिर समाप्त निकाल दिया जाता था। शायद यहां विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जो कुछ विशेष अवसर, चाहे वो तीज त्योहार या कुछ भी हो, उसमें करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले। काली और लोथल, इन दोनों से अग्नि कुंड के साथ मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, हो सकता है खाना बनाया भी जा सकता है यज्ञ भी किए जाते होंगे, है ना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ बड़े नगर में भंडार गृह भी मिले हैं, यानी कि जहां पे भोजन को संग्रहित रखा जा सकता है। क्लियर है। थोड़ा सा इस मैप को देखिए। अभी हमने जो आपको बताया, देखिए कालीबंगा यहां पे है, गुजरात में है, सॉरी कालीबंगा राजस्थान में, गलती हो गया, राजस्थान में है। यहाँ देखिए मोहनजोदारो है जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में है। लोथल देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, ये भी क्या है, गुजरात में है। जहाँ कालीबंगा राजस्थान में, वहीं लोथल गुजरात में है। धौलागिरा, सुरकोंदा, चाहुंदरो, ये सब थोड़ा सा देखिए। क्लियर है। आइए अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए। महान स्नानागार, यही है स्नानागार। एक बार आपके दिमाग में ये इमेज बन जाए, फिर मुझे पढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी और आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। मेरी हर एक बात आपके दिमाग में चलती चली जाएगी। आइए, भवन, नाले और सड़क, ये क्या है, आज इसको डिटेल से पढ़ते हैं। भवन आपके गांव में भी है, जो भी गांव में है आप। नाले आपके गांव के बगल से, रास्ते के साइड से नाले बह रहे हैं। सड़कें वही जिस पे आप हर दिन सुबह शाम चलते हैं। क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन आइए थोड़ा हड़प्पा के बारे में देखते हैं। यही जो देख रहे हैं हड़प्पा नगर की ईंट की चिनाई है, यही है। देखिए किस मजबूती के साथ में इसको बनाया जाता था। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते चले जाइए। एकदम स्टार मार्क दीजिए और लिखते जाइए, स्टार मार्क दीजिए, लिखते जाइए। इस नगरों का घर जो है आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। 1 और 2 दोनों मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने होते, आंगन बीच में होता था और चारों ओर कमरा बना हुआ होता था। आज भी अगर आप लोग गांव में होंगे तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलता ही होगा। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार था और कुछ घरों में कुआं भी होते थे। पहले जमाने में जब हम लोग बचपन में थे तो देखते थे सच में पानी जो है कुआं का उपयोग किया जाता था। पानी के लिए, चाहे पीने के लिए हो, नहाने के लिए हो या काम करने के लिए हो, सब में पानी का उपयोग होता था और वो भी कुएं से ही हुआ करता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। कई नगर ऐसे थे जिसमें नाला जो है ढका हुआ होता था। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान हुआ करती थी जिससे पानी रुके नहीं, आसानी से गंदी पानी जो है मेन होल में चला जाए, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियां सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और आज भी जोड़ा जाता है। इमेज बनाते जाइए ताकि मजा आ जाए। आज भी आपके घर से जो पानियां गंदी निकलती है, पानी वो कहां जाता है, तो सड़क के बड़े नाले में जाके जुड़ाव उसका बना रहता है, बाद में नाले में मिल जाती है। नाली को ढकने के कारण इनसे जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, ताकि अगर नाली जाम हो जाए तो उस मेन होल को खोल दिया जाए और वहां से साफ कर दिया जाए, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी आसानी से। घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से के साथ साथ किया जाता था। चाहे घर हो, नाले हो, सबको योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था, साफ किया जाता था। नगरीय जीवन, यानी नगर का जीवन कैसा था, थोड़ा सा देखते हैं। ये आप देखिए, ये नाला उस पर रखा हुआ है, आराम से देखिए। ऊपर मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे ये कुआं तो देख ही रहे होंगे। नाला था, ऊपर ईंटा रखा हुआ था, एक कुआं है। बाईं ओर से हड़प्पा का एक मोहर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं नगरीय जीवन कैसा था उनका। नगरीय जीवन आज के अपने नगरीय जीवन से जरा जोड़ के समझते हैं कि उनमें और हम में क्या अंतर था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे।
ये संभवतः यहाँ के शासक हुआ करते होंगे और यह भी संभव है कि ये शासक लोग भेज करके दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य चीजों का उपयोग जो है यहां से मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने हुए आभूषण, मनके मतलब मोतियों के बने हुए आभूषण, सोने चांदी के आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास ही रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। ध्यान रखिएगा, लिपिक जो मोहर पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पे लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। लिपिक मतलब समझे ना, मोहर पर। जैसे आज भी देखिए, आप कोई बर्तन लेते हैं स्टील का ही, उसमें नाम लिखा देते हैं सुजीत कुमार, अमित कुमार, राधा कुमारी, सीमा कुमारी, ये सब जो लिखवाते हैं इनको क्या कहा जाता है? लिपिक कहा जाता है ना? सही। आइए, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते होंगे, वहां से उपयोगी वस्तु भी लाते होंगे। साथ ही सुदूर देशों में किस्से, कहानियां, मिट्टी के बने कई खिलौने मिले हैं। इनसे बच्चा ऐसा फील होता है कि जैसे ये लोग खेलते होंगे। क्लियर हो गया? नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाइए। ये बनाने की इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सब जो देख रहे हैं ये मोहर है, कुछ बच्चों का खिलौना। ये सब तो जो देख रहे हैं ये जो है ये मोहर, सॉरी आगे चला गया, एक सेकेंड। हाँ, ये जो आपने देखा ये बच्चों की खिलौने हैं, यहां पे इंडिकेट कर दूं, और ये जो है मोहरे हैं। क्लियर है? उस समय की बस फील करना है और हर चीज को एकदम गहराई से समझना है ताकि मजा आ जाए। पत्थर के बाट, ये जो देख रहे हैं ये पत्थर के बाट है। आइए समझ लेते हैं। पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से बाटों का बनाया गया है। इन्हें चाट पत्थर से बनाया गया था, चाट के पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर या धातु के तौलने के लिए इसमें बनाया जाता था, जिससे कि आसानी से धातु को तौला जा सकता है। मध्य में बाएं में मनके हैं, इनसे कई कार्निलियल पत्थर से बनाए जाते थे। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके भी बनाए जाते। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा को डालकर इसमें मालाएं बनाई जा सके। साथ साथ में नीचे जो दे रहा है कढ़ाईदार वस्त्र, देखिए अब कपड़े की बात कहा गया है। क्वेश्चन में हम आपको बताएं, देखिए ये जो कढ़ाईदार वस्त्र है, कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जो है पत्थर की बनी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। कढ़ाईदार वस्त्र है, इसका मतलब है कि उस समय वस्त्र का उपयोग हो रहा था, तभी तो चित्र बना है। क्लियर हो रहा है ना? आइए अब इसको डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं तो आपको और मजा आ जाएगा। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों की जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसा, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से जो है गहने और बर्तन बनाए जाते हैं। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु की खोज किया उसका नाम तांबा था, लिख लीजिएगा नोट करके। और तांबा और टीन को मिक्स करके एक अलग धातु का निर्माण हुआ जिसको कहा गया कांसा। और सबसे ज्यादा प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में कांसा का हुआ है, इसीलिए उसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? एक बात आपसे एकदम दिल से शेयर करता हूं, इस समय इतनी गर्मी है पटना में, पटना से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और एसी कमरा में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही है। तो साइड में आके पंखा बंद करके, जिससे आपको डिस्टर्ब ना हो हमारी आवाज़ सुनने में, एकदम क्लीन और क्लियर आवाज़ आए जिससे कि आप फील कर सकें एनसीईआरटी को। पंखा बंद कर दिया, पसीने ऐसे गिरते हैं, गला इतना दर्द करता है जिसका अंदाज़ा हम नहीं बयां कर सकते हैं आपको, बस आप फील कर सकते हैं सच में। उसके बाद अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिए, सहयोग ना कीजिए, आप पढ़िए नहीं, तो हमारी तरफ से और आप अपने मम्मी की तरफ से, दोनों तरफ से आपको बद्दुआ मिलेगा और ऊपर बैठा हुआ खुदा जो है वो भी आपको बद्दुआ देगा। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए इसको उपयोग कीजिए और दिल से कीजिए। जब पढ़ने के लिए बैठ गए तो जब तक पूरा ना पढ़ लीजिए तब तक दुनिया का कोई काम मत कीजिए, क्योंकि इससे बड़ा इस समय आपकी जिंदगी में दूसरा कोई काम खुदा ने दिया ही नहीं है आपको, बाकी सोचना आपको है। चलिए आइए चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे, याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क देके लिख लीजिए। हड़प्पा के सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर की मूर्ति बनाते थे। यह आयताकार मोहरों के समांतर जानवरों के चित्र यहां पे मिलते, आयताकार होता जानवरों के इस पे चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग का खूबसूरत जो है मिट्टी के जो है बर्तन बनाते थे डिजाइन करके। आइए
संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़, आइए मेहरगढ़ में संभवतः आज से 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी। यहाँ पे एक चीज़ रोक के एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं, कपास की खेती सबसे पहले भारत में हुई और सबसे अधिक भी भारत में ही होती है। इसीलिए कभी कभी आपने कई अच्छी अच्छी बुक में आप देखे होंगे कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, गंगा सरस्वती सभ्यता, यमुना सभ्यता, ये जो सब सभ्यता जो कहा जा रहा है इसको, इसी में एक नाम आता है हिंडन सभ्यता। हिंडन सभ्यता, हिंडन सभ्यता इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती बड़े पैमाने पे की जाती थी। क्लियर हो गया ना। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान और ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु भी चिपके हुए मिले हैं। इस कपड़े में चांदी के कुछ टुकड़े भी चिपके हुए मिले। पकी मिट्टी तथा फ्रेयंस से बनी तकलिया सूत जो है कताई में संभवतः ऐसा ही बना होता होगा। इनमें से अधिकांश वस्तुएं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। अधिकांश विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता, जैसे पत्थर तराशने वाला, मनके को चमकाने वाला, मुहरे को पच्चीकारी करने वाला, लिपिक करने वाला, ये सब खास जिस किस्म के लोग होते हैं जो इसी फील्ड के बेताज बादशाह होते हैं। अब मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, जो ऊपर देख रहे थे। दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है, यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। आम लोग ऐसा तो कभी बना ही नहीं सकते हैं। देख लीजिए आज भी ये वाला दाढ़ी लोग शौक से रखते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कितनी बेहतरीन और बारीक तरीके से, ये कोई आम नागरिक नहीं, आम लोग नहीं, इसको कोई कलाकार ही ऐसा इतना खूबसूरत रूप दे सकता है। हर व्यक्ति जो है विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फ्रेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख जो है प्राकृतिक तौर पर वहां पाए जाते थे, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू और अस्फटिक पत्थरों का चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है और इस चिकनी परत पर रंगों प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे रंग के इस पे बनाए जाते थे। तो थोड़ा सा फ्रीवेंस करके स्टार मार्क दे के, नोट दे के और बॉक्स में बना के ये वाला लाइनिंग आप लिख लीजिए तो ये नोट का काम करेगा। फ्रीवेंस से मन के चूड़ी, बालें, छोटे बर्तन, ये सब का डिजाइन किया जाता था। आइए कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से कच्चे माल में उपलब्ध हैं और इनसे फिर कई तरीके का चीज जो बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर किसान के द्वारा पैदा किए गए कपास से कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद कताई बुनाई करके कपड़े तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोग को कई चीजों वहीं पे मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात मतलब लाना और निर्यात मतलब भेजना। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत यहां तक कच्चे माल की? चलिए थोड़ा सा रुक जाइए, पानी पी लेते, बड़ी प्यास लगी है। 1 सेकंड रुकिए। चलिए आते हैं। हड़प्पा के लोग तांबा का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में लिखिए तो सही। चलिए, राजस्थान से करते थे। यहां तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। पश्चिमी देश ओमान, जरा मैप खोलिए और ओमान निकाल के मुझे दिखाइए। बताइए ये कौन सा कॉन्टिनेंटल में है? ओमान। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। ईरान और अफगानिस्तान, ये दोनों तो पहले नोट डाउन कर लीजिए और मैप में खोज के मुझे बताइए कहां पे ईरान है और कहां पे अफगानिस्तान है। ये कोशिश कीजिए, दिखने बड़ी छोटा लग रहा है लेकिन जब एटलस खोलिएगा तो आपको मिलेगा नहीं जल्दी, अगर पहली बार देख रहे हो तो। टीन और का आयात जो है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग करते थे। तांबा तो है ही था, टीन का आयात कर लिए, दोनों को मिला लिए, कांसे का निर्माण हो जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक के बहुमूल्य पत्थर से किया जाता था। गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से भी ये चीज़ों का किया जाता था।
नगरों में रहने वाले लोग भोजन, अब आया बात भोजन की तलाश। नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे लोग, नगर में रहते गांव में भी, आज भी वही है। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, किसान चरवाहा चरवाहा ही शहरों में रहने वाले शासक, लेखकों, दस्तकारों खाने के सामान इनको देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। ये नोट डाउन कर लीजिए उस समय, ताकि आपको दिमाग में रहे, ऑप्शन में दे दे कि हड़प्पा में क्या इनमें से कौन से फसल नहीं उगाते थे। कई बार पूछता है, यूपीएससी पूछता है, स्टेट पीसेस तो छोड़ दीजिए, तो याद रखिएगा गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों को उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। नोट डाउन करते जाइएगा, हल का प्रयोग जमीन की जुताई के लिए किया जाता है। ये कोई नई बात थी, पहली बार एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, इसलिए हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, एकदम हल जैसा ही। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई भी की जाती थी, क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश नहीं होती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे के महीने में मवेशियों के झुंड चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक अपने आप चले जाते थे या फिर ले जाया जाता था। वे बैर जैसा फलों को इकट्ठा करते थे। बैर तो आप जानते ही हैं, सरस्वती पूजा में उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता, उस महीने में आ जाता, फरवरी के महीने में। ये मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे मांस के लिए। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खादीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। दो भागों में हमने आपको बताया था ना, एक भाग जो था पश्चिमी भाग और दूसरा जो है पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो होता था ऊपर भाग तो छोटा होता था, पश्चिमी नगर छोटा होता था, लेकिन वो ऊंचे टीला पे बना होता था। क्लियर है? लेकिन पूर्वी भाग जो है होता बड़ा था, वो निचले टीला पे बना होता था, लेकिन चारों तरफ वो घेरा होता था, जिसको दुर्ग भी कहा जाता था। धौलावीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था। अब तक सारे 2 भागों में थे, इकलौता धौलावीरा था जो 3 भागों में है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए, स्टार डालिए और ये पॉइंट लिख लीजिए। आप नोट्स बनता जाएगा, देखिए ना, मजा आ जाएगा। 12 क्लास पढ़ाते पढ़ाते तो आपको एक ऐसा कॉपी तैयार कर देंगे जिसको दिखाइएगा उसका होश उड़ा दीजिएगा। बस आप करते तो जाइए सही से, पेपर में नहीं लिखना, एक अच्छी सी डायरी बना के, मजबूत वाली, महंगी वाली और बेहतरीन पेन का इस्तेमाल करना है। बस 2 पेन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट नहीं, सॉरी रेड नहीं, ध्यान रखिएगा। इसके हर हिस्से में चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। यहां 3 भागों में बांटा गया था। कौन? तो ध्यान रखिएगा, धौलावीरा। जरा कमेंट करके मुझे बताइए तो धौलावीरा इस समय कौन से राज्य में है? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ऐसा मत समझिए कि मैं कमेंट आपका नहीं देख रहा हूं। हाँ, थोड़ा वक्त नहीं मिलता है, लेकिन जब बैठूंगा आज आराम से इस रिकॉर्डिंग के बाद आपका मैसेज ही देखूंगा। तो जरा बताइए तो मुझे, धौलावीरा कौन से राज्य में है? हर हिस्से में चारों तरफ से पत्थरों के ऊंची ऊंची दीवार बनाए जाते थे। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इस नगरों में एक खुला मैदान हुआ करता था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन करवाया जाता था। यहां मिले कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों पर खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहरे जैसे छोटे वस्तुओं पर पाए जाते थे। आमतौर पर गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसा स्थान बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था लोथल में, और यह पत्थर शंख धातु की बनाई गई चीजों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर कहा जाए, एक लाइन लिखिए मेरे लाइन जो मैं बोल रहा हूं कि लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र व्यापारिक केंद्र था। बस नोट डाउन कर लीजिए आप। लोथल है कहां? तो गुजरात में। इस नगर में एक भंडार गृह भी पाया गया। इस भंडार गृह में कई मोहरे, मुद्रांकन या फिर मुहरबंदी जो कि गीली मिट्टी से बन के दब के उस पर छाप की जाती थी। लोथल का बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह पूरे के पूरे हड़प्पा में वो लोथल में था।
बड़ा तालाब लोथल बंदरगाह में हुआ, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पे माल को चढ़ाया जाता था और उतारा जाता था। बंदरगाह में तो यही किया जाता था। यही है आपका, आप आराम से देख लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे किया जाता था। कितना अजीब सा लग रहा है देखने में ना, एकदम बड़ी अजीब सी लगता, कैसे लोग होंगे, कैसा होगा। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। इमारत में यहाँ पे मनके बनाया जाता था। मनके का मतलब होता है मोतियों के माले बनाना। एक तो पहले सिप भी मिल जाता था, अच्छी अच्छी पत्थर भी मिल जाती थी लोथल में। तो यहाँ जो है व्यापारिक केंद्र है ही था, उद्योग यहाँ लगा हुआ है ही था, तो अच्छे से मनके बन जाते थे यहाँ पे। क्लियर हो गया ना। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण जैसे तैयार यहाँ पे होते थे। मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी। आइए थोड़ा समझते हैं। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मोहरों को गीली मिट्टी से पोत कर मोहरें लगाई जाती है। मोहरे की छाप मोहरबंदी होते थे। आज भी तो है। आप गांव में चल जाइए गेहूं पिसाने के लिए, जब गेहूं प्लास्टिक के बोरे में ले जाकर वहां रखिएगा ना, मिल में, चक्की में, तो वहां पे लिख दीजिएगा, अच्छा सुजीत कुमार, सीमा कुमारी, श्वेता कुमारी, ताकि आपको पता हो कि मिल वाला जब उसको पीसे तो उसी डब्बे में, उसी बोरिए में, उसी जो है बोरे में बांध के पीसे रखे, ताकि आपको पता चल जाए ये आपका है, क्योंकि आपका नाम इसमें लिखा हुआ। पहचान, अगर एक लाइन में कहें तो। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया। और अगर ये जो छाप होती थी, जो लिपा पोता जाता था, अगर टूटा हुआ नहीं है तो इसका मतलब इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया। वैसे ही जैसे नाम के साथ में आपने लिख दिया श्वेता, और उस नाम को हटा के आप अपने हाथ से लिखते हैं श्वेता, तो श्वेता तो पकड़ लेगी ना, ये तो मेरी हैंडराइटिंग है नहीं सुजीत सर। फिर अगर ये लिखा हुआ तो इसका मतलब ये मेरा है नहीं, इसका मतलब है यहां पे गलत किया गया है ना। आइए, आज की मोहरे का प्रयोग होता है। आओ मोहरे को पता लगाते हैं। चलिए, सभ्यता के अंत का रहस्य। आखिर सभ्यता कैसे अंत हो गया? अजीब अजीब इतिहासकार, अजीब अजीब विद्वान, अजीब अजीब बातें, अलग अलग बातें होती, किसी की बात पल्ले ना पड़ती है। आखिर सिंधु सभ्यता का पतन हुआ तो हुआ कैसे? ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ, एक राज आज तक, अभी तक राज बना हुआ है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोग इन नगरों को छोड़ दिया, अचानक छोड़ देते हैं। लेखन, मुहर, बाट का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम होना शुरू हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लग गया था, जो कि साफ सुथरा था, अब ढेर बनने लग गया। जल निकासी प्रणाली पूरी तरीके से नष्ट हो गई। सड़क पर झुग्गी नुमा घर बनने जाने लग गए। अब सड़क पर ही घर बनने लग गए। यह सब क्यों हुआ भाई? क्यों ऐसा हो गया? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसी के कारण यह हो सकता है। ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों में बड़े बड़े झुंडों को चारागाह और घास वाले मैदान धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया। ईंट बनाने के कारण कुछ इलाके में बाढ़ भी आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगर का अंत कैसे हो गया। अभी तक राज बना हुआ, जो मैंने आपको बोल दिया हूं, क्योंकि बाढ़ और नदियां के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। यह बात सच है कि बाढ़ और नदियां सूखना की है, साक्ष्य है। लेकिन अभी तक, आज तक भी यही बात बताया जाता है कि हड़प्पा के पतन, कांस्य युगीन के पतन या सिंधु घाटी सभ्यता सब एक ही है। इसके पतन का कारण जो है वो बाढ़ का आना है। कहां तक सही है? आज भी राज बना हुआ है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर जो है बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व से दक्षिण इलाका में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसना शुरू कर दिए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का इसके 1400 साल के बाद नए नगरों का विकास। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में, अभी तुम तीसरा अध्याय पढ़ा रहे हैं, 5वां और 8वां अध्याय पढ़ाएंगे, तो हम बेहतरीन तरीके से इसका गहन अध्ययन करेंगे। आपने एटलस में मिस्र को ढूंढिए, मिस्र को निकालिए। बदमाशी मत कीजिए मेरे सामने, निकालिए उसको, जैसे कहता हूं कीजिए। मैं आपका दोस्त भी हूं, भाई भी हूं, एक बड़े भाई भी हूं, आपका
गाइडलाइन करने वाला भी हूँ और आपका एक टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। आपको जैसे कहता हूँ वैसे कीजिए। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र के अधिकांश भाग जो है वो क्या है, रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी, हीरे, जवाहरात लाने के लिए अपनी सीमाओं दूर दूर तक भेजते थे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। यही जो दिख रहा पिरामिड, और मिस्र का पिरामिड आज भी अजूबाओं में से एक है। राजाओं के मरने के बाद उनके सबको इन्हीं पिरामिडों में क्या कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। इन सबको जो कहा जाता था मम्मी। क्लियर है? उनके शवों को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। सबको मम्मी कहा जाता था, मम्मी, मम्मी नहीं मम्मी। इनके शवों के साथ अनेक चीजें दफनाई जाती थी, खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर आदि। कभी कभी शव के साथ सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। यहाँ कि जा रहे हैं तो इनके साथ नौकर भी साथ में जाए। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्चा किया गया था, सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया? अब कल्पना कीजिए और कल्पना करके इन क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके बना के मुझे भेजिए। दोस्तों, आज का कक्षा 6 का तीसरा अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखाने में मदद किया होगा। और अगर मदद किया होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारी आशाएं, आकांक्षाएं आपके कमेंट पे ही डिपेंडेंट होती है। मैं उसको हर रात में देखता हूँ और जो अच्छा होता है उसको ज़रूर कमेंट करके देता हूँ। आज भी मेरा है आदत, आज भी आप लोग की दुआ से 2.5 लाख के आसपास होने चल गया सब्सक्राइबर, लेकिन जहां तक होता है मैं सबको कमेंट करता हूं। ये सिर्फ आपकी प्यार की वजह से और विश्वास की वजह से है। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।